नमस्कार, ज्ञानस्तु चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं वरुण शर्मा। हम लोग यहाँ पर राष्ट्रपति को पढ़ रहे थे पॉलिटी सीरीज़ में। तो राष्ट्रपति हम लोग लगभग समाप्त कर चुके थे उसमें पढ़ते पढ़ते। फिर भी मतलब राष्ट्रपति की शक्ति हम लोगों ने देख ली, वीटो शक्ति देख ली हमने, अपार शक्तियाँ, क्षमादान की शक्तियाँ, विधायी प्रशासनिक की शक्ति हम लोगों ने देख ली थी। लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा बस हल्का सा राष्ट्रपति को हल्का सा और बढ़ाते हैं 5 मिनट कि राष्ट्रपति की कुछ अन्य शक्तियों के तौर पर ऐसे इसको हेडिंग बना लेते हैं, राष्ट्रपति की अन्य शक्तियाँ वो और देख लेते हैं, ताकि अगर जब कोई क्वेश्चन बने क्षमादान की शक्ति या फिर विधायी शक्ति, प्रशासनिक शक्ति तो और उसमें से स्टेटमेंट वहाँ से उठाया जाए और एक आध स्टेटमेंट अगर यहाँ से उठा लिया गया तो हमें फिर वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है। तो वो हम समझ लेते हैं ये क्या चीज़ है। तो इसलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि राष्ट्रपति की शक्तियों में जो हम बढ़ते रहता है अन्य शक्तियाँ एक हेडिंग बना लेंगे आप लोग। राष्ट्रपति को देख लेंगे, राष्ट्रपति हम लोग उपराष्ट्रपति लिखा, आज हम लोग उपराष्ट्रपति भी पढ़ लेंगे थोड़ा सा, फिर अगली क्लास में हम लोग प्रधानमंत्री को समझ लेंगे। तो राष्ट्रपति की अन्य शक्तियों में जैसे क्या है, एक आर्टिकल 143 हमें समझना है कि आर्टिकल 143 क्या है। कि आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि राष्ट्रपति को किसी राष्ट्रपति के पास शक्ति कि वह यानी राष्ट्रपति किसी विधि या तथ्य के ऐसे प्रश्न पर जिस पर राष्ट्रपति को लगता है इसका व्यापक महत्व है, तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की और उस पर सर्वोच्च न्यायालय की राय ली जानी चाहिए। अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि कोई ऐसी विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न है जिसका व्यापक महत्व है और सर्वोच्च न्यायालय की इस पर राय ली जानी चाहिए, तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय को ये निर्देश दे सकता है कि अपने इस पर विचार करो और हमें राय दो। ठीक है, बाकी राय मानना या ना मानना राष्ट्रपति के ऊपर है, लेकिन आप राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की एक बैठक बनवा सकते हैं और राष्ट्रपति कह सकते हैं इस विषय पर अपनी राय दो हमें विचार करके। तो ये और अब तक ये लगभग ऐसा 15 बार हो चुका है, यानी आर्टिकल 143 का यूज राष्ट्रपति लगभग ऐसे अब तक 15 बार कर चुके हैं, ये हमें ध्यान रखना है। आर्टिकल 239 ये क्या कहता है कि जो यूटीज़ का प्रशासन है, तो मतलब जो केंद्र शासित है, तो उसका प्रशासन भी राष्ट्रपति के अधीन ही होता है, ये शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है। तो और बाकी यूटी के अंदर जो भी प्रशासन के नियम कानून बन रहे हैं वो सब राष्ट्रपति के अधीन ही है, तो हमें एक ध्यान रखना है। बाकी ये लिखा है, ये तो सुप्रीम कोर्ट है ऐसी, और ये है शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति। तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को पहचानने और सूची में शामिल करने की शक्ति यानी कि आर्टिकल 341 ये कहता है, आर्टिकल 341 एससी के संबंध में यानी शेड्यूल कास्ट के संबंध से, और 342 एसटीज़ के यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स के संबंध में। यानी इसका मतलब ये है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के रूप में जो विभिन्न समूह हैं, सामाजिक समूह हैं, तो उनमें पहचान कर लो कि ये और ये राष्ट्रपति की पास शक्ति है कि ये जो समूह है ये एससी समूह कहलाएगा, इसको एससी में डाल देते हैं, इस समूह को हम एसटीज़ में डाल देते हैं। तो ये समूह में डालना, सूची में बनाना, ये किसके हाथ में, राष्ट्रपति के हाथ में। तो सूची में शामिल करने की शक्ति है राष्ट्रपति के हाथ में। और ये आर्टिकल के अंदर 341 और 342 ये हमें ध्यान रखना है। बाकी आर्टिकल 339 339 में ये ध्यान रखना है कि अनुसूचित क्षेत्रों अनुसूचित क्षेत्रों शेड्यूल एरिया या स्केड्यूल भी बोलते हैं इसको कुछ लोग। तो स्केड्यूल एरिया ये क्या होता है, ऐसा क्षेत्र जहाँ पर जनजातीय आबादी है, तो जनजातीय आबादी होने के कारण उसे कुछ विशेष संरक्षण प्राप्त है। तो जैसे वहाँ पे जाके आप कोई कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हो या पेड़ वगैरह बहुत ज़्यादा वहाँ पर नहीं काट सकते हो, तो ऐसे कुछ विशेष संरक्षण उसको प्राप्त है। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जनजातीय आबादी है उसकी वजह से उसको विशेष संरक्षण प्राप्त है। तो ऐसे क्षेत्रों को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुसूचित क्षेत्र यानी कि शेड्यूल एरियाज। तो शेड्यूल एरियाज जो अगर कोई अभी इतने पोर्शन में शेड्यूल एरिया आ रहा है, तो इस शेड्यूल एरिया को अगर हमें बढ़ाना है यानी कि इसको थोड़ा यहाँ से एक्सपेंड करना है, तो इतना करना है, या फिर इतने शेड्यूल एरिया को हमें छोटा करना है। ठीक है, तो बढ़ाना घटाना है उस शेड्यूल एरिया को अगर बड़ा करना है थोड़ा सा कि अब इतना ये वाला दायरा भी शेड्यूल एरिया का आएगा, इसमें भी उसको भी कुछ विशेष संरक्षण प्राप्त होगा। यह लगता है कि भैया अब ये वाला एरिया शेड्यूल एरिया में नहीं आना चाहिए, तो उसको घटाना। तो बढ़ाना ऐसे अनुसूचित क्षेत्रों को बढ़ाना या घटाना भी राष्ट्रपति की शक्ति है, राष्ट्रपति के पास में। और ऐसे क्षेत्रों में अगर यह क्षेत्र किसी राज्य में आ रहा है, तो उस राज्य विशेष के उस राज्य विशेष जो भी राज्य होगा, तो उस राज्य विशेष के राज्यपाल से राष्ट्रपति प्रतिवेदन भी मांग सकता है, रिपोर्ट भी मांग सकता है कि उस जगह की क्या स्थिति है, स्टेटस बताओ, राज्यपाल से प्रतिवेदन मांग सकता है। और उस जगह पे कोई भी नियम कानून है उसकी शांति या फिर कुछ भी उसके हिसाब से जो भी शांति वहाँ पे चलना है, नियम कानून चलना है, उसके हिसाब से कोई वहाँ पे जो भी नियम कानून बनेगा और राष्ट्रपति की सहमति वहाँ पर ज़रूरी ही होगी। जो शेड्यूल एरिया है यानी कि किसी राज्य के अंदर आ रहा है, तो ये नहीं कि राज्यपाल वहाँ पे सब कुछ कर देंगे, राष्ट्रपति से वहाँ पे सहमति लेनी पड़ेगी अनुसूचित क्षेत्रों के मामले में। ठीक है, ये क्या हो गया। बाकी एक चीज़ ध्यान रखना कि सेना न्यायालय जो मिलिट्री कोर्ट होते हैं, हम देखते हैं कोर्ट मार्शल वगैरह सब चलते हैं लेकिन मिलिट्रीज के, तो सेना न्यायालय द्वारा अगर किसी को दंड दिया गया है या फिर तो अगर दंड दिया गया तो राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि उसको क्षमा या फिर कम कर सकते हैं। क्षमा मतलब पार्डन,
ठीक है। क्लीमेंसी मतलब नहीं यहाँ पर क्षमादान, तो क्लीमेंसी पावर्स देखा था हमने, क्लीमेंसी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। या क्षमा जो हमने पहली क्लीमेंसी देखी थी, यानी कि क्षमा यानी कि पार्डन हमने देखा था, तो वो बात हो रही है। या तो क्षमा कर देंगे बिल्कुल दोष मुक्त या सजा मुक्त कर देंगे, या फिर कम कर सकते हैं, यानी कि लघुकरण परिहार वगैरह ये सब कुछ कर सकते हैं, वो अलग चीज़ है। तो ये सेना न्यायालय द्वारा भी अगर किसी तरह दिया गया किसी को दंड, तो राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। बाकी हम देखते हैं कि एब्सोल्यूट वीटो जो हमने पढ़े थे, कि हमने देखा था कि वीटो 4 प्रकार के होते हैं, हमने ये देखा था। तो विश्व में 4 प्रकार के होते हैं और भारत के राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो की शक्ति है। हमने देखा था पहले निलंबन का एब्सोल्यूट वीटो देखा था, यानी कि निरपेक्ष वीटो या आत्यंतिक वीटो जैसे बोलते हैं। और दूसरा फिर हमने देखा था निलंबनकारी। पहला निरपेक्ष हो गया, दूसरा निलंबनकारी और तीसरा जेबी वीटो। ये 3 जो वीटो हैं वो भारतीय राष्ट्रपति के पास हैं। तो अब इसमें बताना चाह रहे हैं, बाकी निलंबनकारी वीटो है और जेबी वीटो का आपको जेबी वीटो का ध्यान रखना है। वो ज्ञानी जैल सिंह जो राष्ट्रपति थे उन्होंने यूज़ किया था। तो उन्होंने बाकी को डाकघर का संशोधन विधेयक आया था, उसको उन्होंने किल किया था। बाकी ये जो निरपेक्ष वीटो ये 2 केसेस में यूज हो चुका है, इनको भी ध्यान रखना है। अगर जैसे ज़्यादा केसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, तो फिर एक बार को चांस कम बनता है, लेकिन जब 2 है, 1 है, 3 है, तो उसमें से पूछ लिया जा सकता है कि कौन कौन से में हुआ है। तो 1954 में इसका एक बार यूज़ हुआ एब्सोल्यूट वीटो का, और 1991 में, ठीक है। यानी कि 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस टाइम राष्ट्रपति थे। तो क्या था, जो पेप्सू वाला क्षेत्र है ना, जो आजकल का जो हिमाचल प्रदेश है, आसपास का पंजाब का एरिया, ये सब क्षेत्र है, वो पेप्सू एरिया तो कहलाता था पहले। तो उस समय वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू था। तो पेप्सू विनियोग विधेयक आया था 1954 में। तो इस विधेयक पर फिर राष्ट्रपति की मंजूरी चाहिए होती है, संसद ने पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजा। लेकिन क्या था, फिर वहाँ पे पेप्सू पे, जहाँ पेप्सू वाले क्षेत्र में राष्ट्रपति शासन वहाँ पे हट गया। वहाँ से राष्ट्रपति जब शासन हट गया, तो मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को सलाह दी कि भाई आप इस पर हस्ताक्षर ना करें, जो विधेयक आ रहा है। तो राष्ट्रपति ने यहाँ पे इस विधेयक को रद्द कर दिया, यानी कि निरपेक्ष वीटो कर दिया इस पर। तो एक केस तो ये था, मतलब हमें खाली ध्यान के रखना है, पेप्सू विधेयक वाला ध्यान रखना है, 1954 नाम रखना है राष्ट्रपति का ध्यान। और ये दूसरा 1991 में यहाँ के राष्ट्रपति इस टाइम नाम क्या था, आर वेंकटा रमन, इनका नाम ये है। तो ये ध्यान रखना में कि ये क्या है कि जब इस टाइम में क्या था, लोकसभा का सदन भंगी होने वाला था, तो उससे एक दिन पहले वहाँ पे संसद ने पारित कर दिया ये वाला विधेयक, संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन संशोधन विधेयक, ये पास कर दिया था संसद की मतलब वो लोकसभा का जो सदन था, मतलब लोकसभा भंग होने वाली थी, उससे एक दिन पहले ऐसे पारित कर दिया था, बताते हैं। तो राष्ट्रपति ने इसको इस तर्ज पर खारिज कर दिया कि 117 आर्टिकल 117 का क्लॉज 1 के तहत राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी नहीं दी गई इस विधेयक पर, तो राष्ट्रपति ने इस पर निरपेक्ष वीटो कर दिया। यानी कि 2 केस हमें ध्यान रखने निरपेक्ष वीटो वाले, ठीक है। बाकी जेबी वीटो का वो डाकघर संशोधन विधेयक वाला ध्यान रखना है हमें, ठीक। निलंबनकारी में तो पुनर्विचार के लिए भेजते ही रहते हैं। अब हमें देखना है, ये हमने अन्य शक्ति में चलो देख लिया। बाकी राष्ट्रपति को कुछ उन्मुक्तियाँ प्राप्त है, यानी कि इम्यूनिटीज़ प्राप्त है, यानी कि आप राष्ट्रपति के पद पर हो तो आपको ये तो नहीं हो सकता, मतलब ऐसे इम्यूनिटी मतलब आपकी सुरक्षा इसमें बन गई। आप जैसे राष्ट्रपति बैठे हो तो आपको ये चीज़ें हार्म नहीं कर पाएंगे, नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। जैसे आप राष्ट्रपति कुर्सी से हटोगे तो वो चीज़ें भी आपको परेशान कर सकती हैं, वो क्या हम समझते हैं। तो जैसे क्या है, राष्ट्रपति को पर्सनल इम्यूनिटी मिली हुई है, यानी कि कोई भी न्यायिक कार्रवाई ऐसे उनके ऊपर नहीं चलाई जा सकती, यानी न्यायालय को ऐसे कार्रवाई नहीं चला सकता उनके ऊपर। तो उनको राष्ट्रपति को जो है एक प्रकार से क्या है कि जो उन्मुक्तियाँ उनको दी गई हैं, उनमें कोई भी कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर राष्ट्रपति के ऊपर नहीं चलाई जा सकती जब वो राष्ट्रपति की कुर्सी पे बैठे हैं, पद पर बैठे हैं। तो ये मतलब आर्टिकल 361 में जो इम्यूनिटीज़ के बाद अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि राष्ट्रपति को इम्यूनिटी किस में मिली है, तो आर्टिकल 361 है। तो आर्टिकल 361 का क्लॉज 1 ये कहता है कि कानूनी कार्रवाई नहीं चलाई जाती, कि कानूनी कार्रवाई के पक्ष में उनको व्यक्तिगत उन्मुक्ति प्राप्त है, यानी कि पर्सनल इम्यूनिटी प्राप्त है, यानी कानूनी कार्रवाई नहीं चलाई जा सकती। 361 का 2 मतलब क्लॉज 2 क्या कहता है कि आप कोई किसी भी न्यायालय में कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग, ठीक है, यानी कि दंडिक या आपराधिक कार्रवाई राष्ट्रपति के खिलाफ चालू नहीं रखी जा सकती और शुरू नहीं की जाएगी। यानी कोई पहले से करके आए हैं तो उसको आप चालू नहीं कर सकते अभी, जब राष्ट्रपति कुर्सी पर बैठे हैं तब पद धारण करने के बाद, और नई कोई शुरू भी नहीं कर सकते, यानी कि चालू नहीं रखी जा सकती और ना ही आप शुरू कर सकते हैं। 361 बाकी राष्ट्रपति के पद से जब वो हटेंगे तब वो कार्रवाई पे अगर उनको कोई ऐसा कुछ सबूत मिल रहे हैं तो आप कार्रवाई कर सकते हैं बाद में। लेकिन राष्ट्रपति के पद पे बैठे बैठे राष्ट्रपति की गरिमा है, राष्ट्रपति के पद की गरिमा, उसको देखते हुए कुछ राष्ट्रपति को इम्यूनिटीज़ प्राप्त है, तो वही है। फिर आर्टिकल 361 क्लॉज 3 अब देखते हैं कि इनको गिरफ्तार या आदेश का अधिकार न्यायालय को नहीं, यानी किसी भी न्यायालय को राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने का
आदेश दे दें या फिर किसी और प्रकार का आदेश दे दें कि भाई थोड़ा सा ठीक ठाक काम करो या फिर ऐसे करो वैसे करो, या कुछ भी आदेश जो दिए जाते हैं लोगों को कि अपने अपने जो आपके क्षेत्राधिकार है उससे बाहर मत जाइए, ऐसे करके आदेश कोई भी राष्ट्रपति को नहीं दे सकता। न्यायालय वो राष्ट्रपति की शक्ति है, तो राष्ट्रपति को आदेश न्यायालय नहीं दे सकता, ना गिरफ्तारी का आदेश दे सकता है। ये आर्टिकल 361 में जो इम्यूनिटी मिली है उसके क्लॉज 3 में बात करी गई है। इन्हीं क्लॉज में जो बात करी गई आर्टिकल 361 में, इन्हीं में एक बात ये कही गई कि राष्ट्रपति को जो इम्यूनिटी मिली है एक जगह पे सीमित है, यानी कि राष्ट्रपति को जब राष्ट्रपति व्यक्तिगत कार्य करेंगे तो उस संबंध में ये थोड़ी सीमित है, यानी कि इस पर लिमिटेशंस हैं किसी, तो उस संबंध यानी व्यक्तिगत कार्यों को उन्हें ध्यान देना पड़ेगा। जब वो व्यक्तिगत कार्य करेंगे तो कोई व्यक्ति है, अगर कोई व्यक्ति जैसे कोई आम जनता में कोई व्यक्ति है, उसको राष्ट्रपति का कोई जो व्यक्तिगत कार्य है, राष्ट्रपति ने जो राष्ट्रपति के पद से हटते हुए व्यक्तिगत तौर पर काम किया है, उससे उस व्यक्ति को दिक्कत हो रही है और वो चाहता है कि मैं राष्ट्रपति के ऊपर सिविल कार्रवाई करूँ, ठीक है, मुझे वो पसंद नहीं आया, यानी कि मुझे अनुतोष चाहिए, अनुतोष का दावा कर रहा है अगर वो, यानी कोई व्यक्ति अनुतोष मतलब है रिलीफ, अनुतोष का दावा करने वाली सिविल कार्रवाई, अगर वो सिविल कार्रवाई करवाना चाहता है राष्ट्रपति के ऊपर क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत कार्य का उसको पसंद नहीं आया, कुछ किसी वजह से पसंद का मतलब यानी कि उसको कुछ हानि हुई होगी, जो भी हुआ होगा, अगर वो ऐसा करवाना चाह रहा है, अनुतोष यानी रिलीफ चाहता है उस टाइम, तो ऐसा सिविल कार्रवाई चालू की जा सकती है राष्ट्रपति पर। यानी कि व्यक्तिगत कार्य अगर राष्ट्रपति ने कुछ ऐसा किया है तो राष्ट्रपति को सिविल कार्रवाई चालू की जा सकती है, ठीक है। ये आर्टिकल 361 सीमित कर रहा है, लेकिन शर्तें पूरी होनी चाहिए, तीन शर्तें पूरी होंगी तभी राष्ट्रपति के ऊपर सिविल कार्रवाई चालू हो जाएगी। और 3 शर्तें कौन सी? ये थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा है तो मैं एक बार बोल दे रहा हूँ ये क्या लिखा है, ताकि आपको समझ में आ जाए, लेकिन पहले मैं एक बार 3 शर्तें बता दूँ तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। पहली शर्त क्या है कि जो व्यक्ति अनुतोष का दावा कर रहा है उसको लिखित सूचना देनी होगी राष्ट्रपति को, लिखित जब सूचना देनी होगी, ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त क्या है, उस लिखित सूचना जो दी गई है उसको कम से कम 2 महीने बीत जा चुके हों, तो 2 महीने बीत गए हों यानी और तब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो आपने लिखित सूचना दे दी और 2 महीने भी बीत गए। और फिर तीसरी बात में क्या, उस लिखित सूचना, तीसरी शर्त क्या है, लिखित सूचना जो आप दे रहे हो उस लिखित सूचना में आपका नाम, ठीक है, मतलब जो पक्षकार है उसका नाम फिर पता भी लिखा हो, कार्रवाई का विवरण, कार्रवाई का प्रकार लिखा हो, कैसी कार्रवाई चाहते हैं, उसमें क्या चाह रहे हैं, ठीक है, और जो आप मतलब अनुतोष चाह रहे हैं उस अनुतोष का विवरण कि आप अनुतोष के एवज में क्या चाह रहे हैं, वो सब चीज़ आपका विवरण तो ठीक ठाक से। अब ये 3 शर्तें पूरी होंगी। अब मैंने लिख रखा है क्या, लिखित सूचना, दूसरा नंबर लिखा है 2 महीने बीत गए, तीसरा नंबर लिखा है नाम, पता, कार्रवाई की प्रकृति और अनुतोष का विवरण, ठीक है। यानी कि वही चीज़ है, 3 शर्त पूरी होनी चाहिए, यानी कि वो व्यक्ति को लिखित सूचना देनी पड़ेगी और लिखित सूचना दिए हुए कम से कम 2 महीने तो बीत गए हों। जब 2 महीने बीत गए उसके बाद और उसी लिखित सूचना में तीसरी शर्त क्या है, ये लिखित सूचना में आपका नाम हो, आपका पता हो, आपका मतलब कार्रवाई की प्रकृति हो, कैसी कार्रवाई की प्रकृति चाह रहे हैं, और अनुतोष का विवरण हो कि उसके एवज में आप अनुतोष में क्या चाह रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई। और फिर ये चीज़ मतलब पॉसिबल हो नहीं पाती ना, अब देखो कि मतलब इन चीज़ यहाँ पर 2 महीने पहले तो बीत जाए, 2 महीने का टाइम है, यानी आज लिखित सूचना राष्ट्रपति के पास आई, अभी 2 महीने तक राष्ट्रपति फ्री है इस चीज़ को लेके, तो 2 महीने तक आराम से उसका नाम भी लिखा उस सूचना में, पता भी लिखा है, कार्रवाई मतलब कैसी कार्रवाई चाहे सब कुछ नाम पता लिखा है, उसके घर पर पहुँच के उससे बात साठगांठ हो सकती है किसी भी प्रकार से। अब राजनीति का आप समझते भी हैं क्या है, तो ये चीज़ है, मतलब ये बता दिया कि सीमित करी गई इम्यूनिटी की, व्यक्तिगत तौर पे थोड़ा संभल के रहें, तो ये वाली बात है। तो राष्ट्रपति के बारे में हमने सब कुछ देख लिया है। अब राष्ट्रपति के बारे में एक आध चीज़ थोड़ी छोटी है, वो कभी आती नहीं उस हिसाब से, वरना वैसे तो बहुत विस्तार के तौर पे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थी इससे बाहर आपके कोई राष्ट्रपति कुछ जाने वाला नहीं है वैसे, और अलग कुछ आर्टिकल्स हैं कुछ राष्ट्रपति के बारे में, और वो कभी हम बीच में शॉर्ट्स के दौरान देख लिया करेंगे। बाकी अभी इतना ही राष्ट्रपति के हिसाब से संपन्न होता है। अब उपराष्ट्रपति भी बढ़ जाते हैं। उपराष्ट्रपति क्या है, तो उपराष्ट्रपति को देखते हैं कि जैसे राष्ट्रपति का जो पद है उसके बाद हमने देखे अगर मतलब रैंकिंग के साथ देखें, अगर हमें पद में वरीयता देनी तो सबसे ऊपर राष्ट्रपति है, उसके बाद उपराष्ट्रपति आते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री आते हैं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी ऊपर आते हैं उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति का पहले तो हमने देखा आर्टिकल 63 में यानी कि 63 में प्रावधान है, पद का प्रावधान है, जैसे हमने देखा था राष्ट्रपति के पद का प्रावधान क्या था आर्टिकल 52 में। और उपराष्ट्रपति के पद को क्या बोलते हैं, कृत्रिम महानता, ठीक है, यानी कि आर्टिफिशियली आपने मानता है इस पर उनको उड़ा दिए, मतलब वो उनका जो पद है वो इतना महान नहीं कि वो उपराष्ट्रपति के तौर पर वो क्या काम करते, कुछ काम नहीं करते, तो और वो भी CGI से भी ऊपर भी आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर से भी ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, तो वो राष्ट्रपति से के नीचे आ रहे हैं और उनका कोई काम नहीं। राष्ट्रपति तो ठीक है चलो उनके पास शक्तियाँ हैं काफ़ी हैं और राष्ट्रपति के नाम से सारा शासन हो रहा है, फिर राष्ट्रपति के पास अपनी भी खुद की स्वाभाविक की शक्ति है बहुत सारी, लेकिन उपराष्ट्रपति के तौर पर कोई खासा काम नहीं कर रहा है, ताकि हम वो पता है यार जो लोग कहना चाह रहे हो कि राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, एक्स ऑफिशियो होते हैं, उन्हें बनाया गया था, चलो कोई काम नहीं देगा तो ये काम दे रहे, तो उपराष्ट्रपति तौर पर कोई काम नहीं बचता है। उनका काम क्या है, उनका काम देता है उपराष्ट्रपति के पद इसलिए है कि जब कभी किसी वजह से अगर राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तब आप कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाओ, एक्टिव प्रेसिडेंट बन जाओ, तब तक के लिए जब तक 6 महीने के भीतर चुनाव हो रहे हैं,
या फिर रिक्ति हो जा रही है, त्यागपत्र दे दें राष्ट्रपति, तो मैंने राष्ट्रपति की पोजीशन खाली उस टाइम तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाएंगे, वो भी कार्यवाहक राष्ट्रपति। अमेरिका में ऐसा नहीं होता, अमेरिका में तो उपराष्ट्रपति सीधे राष्ट्रपति बनते हैं, क्योंकि वहाँ हमने बताया ना पिछली क्लास में कि उसने तो जब पहली बार ऐसा हुआ था कि राष्ट्रपति वहाँ पे उस राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई अमेरिका में, तो अब उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति जैसे बनाना चले, तो उसने कह दिया कि मैं साइन ही नहीं करूँगा जब तक ये कार्यवाहक शब्द नहीं काटोगे, मुझे राष्ट्रपति ही बनाओ। तो अब वहाँ पे चलन चल गया कि अब राष्ट्रपति का मृत्यु या फिर त्यागपत्र वगैरह कुछ होता है ऐसा, यानी राष्ट्रपति की सीट खाली होती है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बच जाते हैं बचे हुए कार्यकाल के लिए, तो वो पूरा राष्ट्रपति कहलाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ कार्यवाहक राष्ट्रपति ही बनेंगे, यानी एक्टिंग प्रेसिडेंट ही बनेंगे, एक्टिंग, ठीक है, एक्टिंग प्रेसिडेंट ही बनेंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है, यानी कि कृत्रिम महानता का पद इसको बोलते हैं, संविधान में लिखा नहीं है ऐसा कृत्रिम महानता, लेकिन बोलते हैं ऐसे कृत्रिम महानता का पद बोलते हैं कि मतलब ज़बरदस्ती ओढ़ी गई है, इनको थोपी गई है पे महानता की, हाँ भाई रैंकिंग प्रेफरेंस में सेकंड रैंक पे दे देते हैं, CGI से ऊपर दे देंगे, PM से ऊपर दे देंगे। अब योग्यता समझ लेते हैं, जो योग्यता में राष्ट्रपति में देखिए वही सेम है, यानी कि नागरिक होना चाहिए भारत का, नागरिक का मतलब वही जन्मजात या देशीकृत, वो भी दोनों, 35 वर्ष न्यूनतम आयु, न्यूनतम 35 वर्ष है, ये सब पीछे लिख चुके हैं इसलिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया। लाभ का पद धारण नहीं करता हो वो, और 56 पद उसमें अपवाद हैं, ये भी ध्यान रखना जो पीछे बात पूछेंगे। राज्यसभा जैसे उसमें लोकसभा लिखा था, अंतर सिर्फ इतना ही चौथे वाले में कि वहाँ लिखा था कि लोकसभा का ये तो सदस्य मतलब लोकसभा के सदस्य की योग्यता रखता हो, और यहाँ पर ये बात बता रहे हैं कि राज्यसभा के सदस्य की ये योग्यता रखता हो, कौन, जो व्यक्ति राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, यानी कि जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर जाना चाह रहा है, ठीक है, वहाँ लोकसभा था। अब इलेक्शन देख लेते हैं, निर्वाचन, तो हमने ये भी देखा था कि इनका भी इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट होता है, यानी कि जैसे राष्ट्रपति में देखा इनडायरेक्ट होता है, तो इनडायरेक्ट होता है, तो अब इनडायरेक्ट तो जनता तो जब चुनेंगे नहीं, तो कोई चुनने वाले कुछ खास लोग होने चाहिए, तो एक निर्वाचक मंडल बनेगा, चुनने का मंडल बनेगा, इलेक्टोरल कॉलेज, तो इसमें भी एक इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा, निर्वाचक मंडल, ठीक है। उस वाले निर्वाचक मंडल में हमने देखा था कि MP भी थे, MP तो थे LS लोकसभा के और राज्यसभा के, लेकिन ये निर्वाचित थे MP, हमने देखा था, और MLAs थे, सारे 28 राज्य के तो थे, और प्लस 3 UTs के भी थे, ठीक है, यानी कि दिल्ली, पुडुचेरी, बाकी जम्मू कश्मीर जहाँ जहाँ विधानसभा है, ठीक, तो ये हमने देखा था। तो ये MP MLAs थे उसमें, इसमें क्या है, निर्वाचक मतलब संसद के सिर्फ सदस्य होंगे, यानी संसद का मतलब हो गया लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि यहाँ पर MLA की बात तो नहीं हो रही है, ठीक है, विधायकों की बात नहीं हो रही है, जो राज्यों से विधायक आएंगे और जो 3 केंद्र शासित प्रदेश से जो विधायक आएंगे उनकी बात नहीं हो रही है। बाकी लोकसभा और राज्यसभा के जो यहाँ पे सदस्य थे ये निर्वाचित थे केवल राष्ट्रपति वाले में, यहाँ पे निर्वाचित और मनोनीत दोनों होंगे, यानी निर्वाचित नी प्लस मनो, ये दोनों आएंगे, यानी मनोनीत सदस्य भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी ले सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है। अब हम देखते हैं पदमुक्ति, यानी कि इसमें डिफरेंस समझ लेना, वहाँ पर क्या मनोनीत सदस्य नहीं है और यहाँ मनोनीत सदस्य है, वहाँ पे MLAs हैं, यहाँ पे MLA नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ओनली MPs की बात हो रही है। अब इन दोनों को मिला जुला के स्टेटमेंट बन सकता है, तो आप इसमें ध्यान रखना। पदमुक्ति अगर उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाना है तो क्या प्रक्रिया है, वहाँ पर हमने देखा था कि राष्ट्रपति को उनके पद से हटाना है, तो हमने देखा था कि राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए मतलब या तो राष्ट्रपति का कार्यकाल हो जाए समाप्त, तो राष्ट्रपति पद से खाली हो जाएंगे, तो दूसरा राष्ट्रपति बना दो, या फिर राष्ट्रपति की रिक्ति हो जाए, रिक्ति का मतलब वही मृत्यु हो जाए, या फिर त्यागपत्र दे दें, या फिर निर्वाचन रद्द हो जाए, ये सब चीज़ें हो जाए तो रिक्ति हो जाएगी, फिर दूसरा राष्ट्रपति बन जाएगा। या फिर अगर ये दो नहीं है और राष्ट्रपति अपने मतलब कुर्सी पे हैं बैठे हुए और आपको देख रहे हो कि ना तो कार्यकाल पूरा हुआ है ना रिक्ति हो रही है, तो राष्ट्रपति को कैसे हटाएं, तो महाभियोग का प्रोसेस देखा था हमने, आर्टिकल 61 में उसकी प्रक्रिया देखी थी, महाभियोग की प्रक्रिया, इम्पीचमेंट की प्रक्रिया हमने जो देखी थी, तो वहाँ पर हमने देखा था कि वो जो उस राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो महाभियोग लाया था उसको प्रस्ताव को आप किसी भी सदन में पेश कर सकते हो, यानी राज्यसभा में पहले या लोकसभा में, दोनों में से किसी में भी पेश कर सकते हो, ये ध्यान रखना। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा या तो इसमें लिया हो या पहले इसमें लिया हो या फिर किसी में पहले डील लिया हो, उसके बाद में दूसरे सदन में आपको भेज के उसमें पारित कराना पड़ेगा, और विशेष बहुमत होगा, वो भी ध्यान रखना है। विशेष बहुमत मतलब कुल तीसरे प्रकार वाला, कुल सदस्य संख्या का 2/3, यानी 543 का 2/3, इतने लोग सहमत हो जाए महाभियोग के टाइम पे और जाए। बाकी हमने देखा 1/4 हस्ताक्षर होना चाहिए, ये सब चीज़ देखी, हमने देखा कि 1/4 हस्ताक्षर हो फिर अनुमोदन करें, वो चीज़ है, लेकिन जो बड़ी बड़ी चीज़ें में बड़ी बड़ी चीज़ें पर हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपको सब राज्यसभा में ही पहले लाना पड़ेगा, यानी कि उसमें तो किसी भी सदन में ला सकते हैं पहले आप प्रस्ताव राष्ट्रपति को हटाने के लिए, लेकिन अगर आपको इनको हटाना है और उपराष्ट्रपति को हटाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, राज्यसभा के तत्कालीन बहुमत, यानी पहले सबसे पहले राज्यसभा में लाना पड़ेगा, यहाँ पारित कराना पड़ेगा, यानी कि 1 नंबर पे आपको पहले पारित कराना पड़ेगा, दूसरे नंबर पे अनुमोदन कराना पड़ेगा। तो पहले नंबर पे पारित कराना पड़ेगा राज्यसभा में, कौन से बहुमत से, तत्कालीन बहुमत से। तत्कालीन बहुमत ही जिसको हम प्रभावी बहुमत भी बोलते हैं, ये बहु डॉट लिखा है इसमें बहुमत, तत्कालीन बहुमत का मतलब
इसको हम मतलब प्रभावी बहुमत बोलते हैं, मेजोरिटी, ठीक है। इफेक्टिव मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब क्या है कि जो सदस्य संख्या है टोटल, ठीक है, जैसे मान लो लोकसभा में 543 है, इसमें से माइनस कर दो रिक्ति, यानी रिक्ति का मतलब होता है यानी ऐसे पद जिनमें इस टाइम तो कि उन सांसदों की मृत्यु हो गई हो या फिर उनका उन्हें त्याग पत्र दे दिया हो, यानी कि वहाँ वैकेंसी खाली हुई है, फिर उनका निर्वाचन रद्द हो गया और सब कुछ चीज़ें। तो ऐसे अगर मान लें कि 543 सदस्य हैं और मान लिया हमने कि 7 सदस्य नहीं है, या फिर मान लो 3 ही नहीं, 3 मान लो कि 3 की रिक्ति हो गई, तो ये 540 बचेंगे हमारा। तो अगर 3 की रिक्ति हो, रिक्ति का मतलब हम अगर आपको पीछे वाली क्लास में देखना था कि हमने जब बहुमत पढ़े थे सबसे शुरुआत में, तो हमने उसको वहाँ पर अच्छे से क्लियर कर लिया था। तो ये रिक्ति क्या है, तो रिक्ति वाले 3 वैकेंसी खाली होंगे, तो इनको 3 को हटा दो तो 540 में थे, तो 540 सदस्य आए और इनका बहुमत चाहिए। इनका बहुमत का मतलब इनका आधा करेंगे और +1 करेंगे, अगर वो सम संख्या वाला मामला केस बनेगा, ठीक है, तो +1 करेंगे। बाकी पॉइंट के अगर नंबर आएगा तो पॉइंट को भी हम समझ चुके हैं, 0.5 के बाद में 0.5, 0.6, 0.7 ऐसे आएगा, तो हम दशमलव में एक आगे जोड़ देते हैं, बाकी हम कम कर देते हैं। ये सब चीज़ हमने देखी थी। ये चीज़ होगी। तो 540 में 540 रिक्ति वाला यानी कि तत्कालीन बहुमत हमें चाहिए होगा, तो हम राज्यसभा को पारित कराएंगे। उसके बाद राज्यसभा को पारित कराने के बाद लोकसभा में अनुमोदन के लिए भेजेंगे, यानी कि समर्थन चाहिए हम उसमें लोकसभा का। तो यहाँ पर साधारण बहुमत से आपको साधारण बहुमत पता ही, उपस्थित मतदान का बहुमत, ठीक है। तो उपस्थित मतदान करने वाले का अनुमोदन कर देंगे। जब ये दोनों चीज़ें हो जाएंगे तब उपराष्ट्रपति को उनको मतलब स्वतः अपने पद से हट जाएंगे, ठीक है, यानी कि त्यागपत्र देना पड़ेगा वाला मामला नहीं रहेगा, वो पद से अपने आप हट जाएंगे। और उससे पहले त्यागपत्र दे दे तो अलग बात है। अब कार्यकाल की बात समझ लेते हैं, यानी कि ध्यान रखना इनको राज्यसभा में पहले, सबसे पहले राज्यसभा में ही लाया जाएगा, वहाँ पे लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी ला सकते हैं। कार्यकाल की बात करें तो 5 वर्ष इनका कार्यकाल है और ये पुनर्निर्वाचन हो सकते हैं, बार बार हो सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी हम लोग। और क्योंकि पुनर्निर्वाचित की बात हो सकती है कि कर सकते कितनी बार भी सकता है। कार्य में देख लेते हैं, उपराष्ट्रपति के रूप में इनका कोई कार्य नहीं है, यानी कि जो उपराष्ट्रपति बन जाते हैं जिस दिन, तो इनका कोई कार्य नहीं है उपराष्ट्रपति के रूप में। बस ये कि अब इनको क्या कहा जाए, तो फिर ये एक तो ये इनका कार्य इतना है कि जब राष्ट्रपति हटे किसी वजह से, सही होकर इनके इनका इनका नसीब अच्छा है तो भाई उनका दुर्भाग्य होना चाहिए, इनका सौभाग्य उनका दुर्भाग्य, यानी कि इनका राष्ट्रपति का दुर्भाग्य होगा कि उनकी मृत्यु हो, और इनका सौभाग्य होगा कि राष्ट्रपति बनने को मिल जाएगा इनको, वो भी कार्यभाग। लेकिन हालांकि हाँ, जो सुविधाएं राष्ट्रपति को मिलेंगी वो सब सुविधाएं दिएंगे, लेकिन वो 6 महीने तक ही रहेंगी कि 6 महीने के भीतर भीतर हमें दूसरा राष्ट्रपति चुनना है। ये राष्ट्रपति नहीं है जो उपराष्ट्रपति जो बन के आएंगे, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति यानी कि एक्टिंग प्रेसिडेंट है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। अमेरिका में ऐसा नहीं है, हम बात कर चुके हैं कि अमेरिका में वो उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति बन जाएंगे, तो हमें 6 महीने का वहाँ पर उनके पास कोई टाइम नहीं होता चुनने का, वो जितनी ड्यूरेशन बची राष्ट्रपति को उतनी पूरी करेंगे। चाहे ऐसा ही हो कि वो कोई राष्ट्रपति अमेरिका में उसने पहले दिन आज शपथ ली, 4 साल पूरे पड़े हुए उनके पास, तो 1 महीने बाद ही उनकी मृत्यु होगी किसी वजह से, तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद दे दिया जाएगा, और वो बच्चे पूरे जितने 3 साल और जो 3 साल और 11 महीने जो बचे उस टाइम पूरे वो राष्ट्रपति कहलाएंगे, मतलब कार्यवाहक नहीं बनेंगे। तो ये सब चीज़ें तो वो संयोग के ऊपर बात कर रही है, तो आपको कार्यवाहक राष्ट्रपति, लेकिन तेरे लिए तो थोड़ा ना, कोई भी राष्ट्रपति की मृत्यु जल्दी नहीं हो पाती, अगर कोई बहुत बूढ़ा तो किसी वजह से हो गई, ठीक है। अब तो अमूमन देखते हैं कि उनकी हेल्थ सबका ध्यान भी रखा जाता है, बाकी तो राष्ट्रपति की जल्दी मृत्यु भी नहीं होती और बाकी त्यागपत्र भी नहीं देते इसका अच्छे से, बाकी 1 साल बाद अपने आप ही, मतलब 1 टर्म पूरे करने के बाद तो अपने आप ही दोबारा नहीं बनते। तो ये उपराष्ट्रपति को ये तो नहीं मिला, ये तो नहीं मिल पाता इतनी जल्दी अब। तो जब ये नहीं मिल पाता तो फिर क्या कराएगा उपराष्ट्रपति, अपनी कुर्सी बैठ बैठे क्या करेंगे, उनका क्या काम है, कोई काम ही नहीं पता चल रहा है। तो फिर उनको कह दिया कि राज्यसभा का पदेन सभापति, यानी कि एक्स ऑफिसियो, ठीक है, राज्यसभा का उनको पदेन सभापति, यानी कि मतलब पदेन सभापति का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही मतलब कुछ चीज़ फ्री में ऐसे मिल जाना, कि जैसे ही क्या उपराष्ट्रपति आप बनोगे, उपराष्ट्रपति चुन लिए गए निर्वाचक मंडल के द्वारा, अब आपको जैसे ही आप उपराष्ट्रपति आज चुनेंगे तुरंत के तुरंत आप राज्यसभा के सभापति भी कहलाए जाओगे, यानी कि उसके लिए अलग चुनाव नहीं होगा आपके राज्यसभा के सभापति के लिए, यानी कि जैसे ही आप ये बने वैसे ही आप वो बन गए तुरंत के तुरंत, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, यानी कि पदेन सभापति का मतलब होता है। अब ऐसे पदेन जैसे पीएम कोई बनेगा, कोई व्यक्ति पीएम बनता है तो वो तुरंत के तुरंत नीति आयोग का अध्यक्ष भी कहला जाता है, ठीक है। जैसे मोदी जी है तो मोदी जैसे बने पीएम तो वो नीति आयोग के अध्यक्ष भी कहलाएंगे, तो जो पीएम होता है वो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष भी होता है, ऐसे उनका कह रखा है। और बाकी ऐसे अंतर्राज्य परिषद के भी अध्यक्ष होंगे पीएम, ठीक है, यानी कि उनके हेड होंगे वो। तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं ऐसे राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होंगे, उप राष्ट्रपति होंगे, यानी कि जब वो उपराष्ट्रपति बनेंगे तुरंत ही पदेन सभापति बन जाएंगे। बाकी ये चीज़ ध्यान रखना कि लोकसभा है, लोकसभा में होंगे कौन, स्पीकर, यानी कि स्पीकर को हिंदी में क्या बोलेंगे, अध्यक्ष, स्पीकर यानी कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हिंदी में लिखते हैं, डेप्यूटी स्पीकर बोलेंगे तो उपाध्यक्ष, ठीक है। और यहाँ पर क्या राज्यसभा में क्या होंगे, सभापति और उपसभापति, ठीक। तो हमें ध्यान रखना है कि लोकसभा के जो अध्यक्ष होंगे
वो भी लोकसभा के सदस्य होंगे। पहले सदस्य में से चुनेंगे लोकसभा का अध्यक्ष, और उपाध्यक्ष को भी लोकसभा के सदस्य में से चुना जाएगा। फिर क्या, लेकिन राज्यसभा के जो सभापति हैं वो कौन होंगे, उपराष्ट्रपति। और राज्यसभा के उपसभापति वो भी उसी सदस्य में राज्यसभा के सदस्य में चुने जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। यानी कि जो लोकसभा है, इनके स्पीकर और डिप्टी स्पीकर उसी सदन से, यानी कि इतने सदन में ऐसे लोग बैठे, इन्हीं में से स्पीकर चुन लिया, इन्हीं में से डिप्टी स्पीकर चुन लिया। लेकिन राज्यसभा है, सदन में ऐसे लोग बैठे हैं, तो इनके जो सभापति और उपसभापति है, तो उपसभापति तो इन्हीं में से चुने जाएंगे जो बैठे हैं राज्यसभा के सदन में। लेकिन ये जो सभापति हैं ये कौन होंगे, उपराष्ट्रपति होंगे। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब इतनी सी बात, एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। बाकी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में और कुछ ज़्यादा चीज़ें होंगी। बाकी अब अगली क्लास में थोड़ा प्रधानमंत्री को पढ़ लेंगे। प्रधानमंत्री के बारे में बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि प्रधानमंत्री एक ऐसा पद है, ऐसा क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि कौन सा ऐसा पद है संविधान में जिसके बारे में ज़्यादा तो नहीं लिखा, लेकिन व्यावहारिक तौर पर उसकी शक्तियाँ ज़्यादा हैं, तो वो कौन से, वो मतलब व्यावहारिक तौर पर उसका पद की गर्मी ज़्यादा है, तो वो कौन है, प्रधानमंत्री जी। लेकिन क्योंकि उनकी सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति में नहीं था, तो हमने राष्ट्रपति में पढ़ लिया, तो पीएम पढ़ना भी हमें, पीएम को पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से समझ में चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, और बाकी उपराष्ट्रपति देख लिया हमने, और हम उप प्रधानमंत्री भी थोड़ा देख लेंगे, फिर हम धीरे धीरे संसद की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा हम देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।